नमस्कार साथियों, मैं विमल शर्मा उड़ान एस बिलासपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। एमसीक्यू सीरीज, भारतीय इतिहास के एमसीक्यू सीरीज की श्रृंखला में आज हम एक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उससे जुड़े सभी तथ्यों को एमसीक्यू के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, इसके बारे में आपको 4 कथन दिए हुए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। तो पहला अधिवेशन 1825 में बंबई में आयोजित हुआ था। तो अगर हम बात करें कांग्रेस के पहले अधिवेशन की, तो यह हुआ था 28 दिसंबर। हम पढ़ते हैं कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को इसके द्वारा हुई थी। तो ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर हुआ करते थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा स्थापित हुआ था। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एयू ने जो नाम दिया था वो था INU, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम दिया था। बाद में दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर इस नाम को बदल कर किया गया INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये भी एक फैक्ट है। तो हम जानते हैं कि सबसे जो पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में हुआ था, और जगह कौन सी थी? वो थी बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, आप संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ पे पहला अधिवेशन हुआ था। तो पहला कथन हमारा सही है कि बंबई में आयोजित हुआ था 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। WC मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भी कथन आप सही है। तीसरा स्टेटमेंट हमको बोल रहे हैं कि इसमें 82 प्रतिनिधियों ने शामिल हुआ, भाग लिया था। ये कथन आपका गलत है। यहाँ पे 72 लोग शामिल हुए थे। तो यहाँ 72 लोग शामिल हुए थे। तो ये आपका तीसरा जो कथन है ये गलत हो गया। 72 न कि 82। तो ये ध्यान देना आपको। पहले यह अधिवेशन सूरत में प्रस्तावित था, ये भी आपका कथन गलत है। पहले यह प्रस्तावित था आपका पूना में, लेकिन चूंकि प्लेग की बीमारी फैली हुई थी इसलिए यहाँ पे यह संभव नहीं हो पाया, फिर मुंबई में आयोजित किया गया। तो केवल 1 और 2 ये हमारा होगा आंसर। तो पहले अधिवेशन में WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में अधिवेशन हुआ था। तो शुरू के 4 अधिवेशन हम देखते हैं, चारों अलग अलग दिशाओं में होते थे। अगर शुरू के 4 अधिवेशन की बात करें तो हमने देखा 1885 बंबई, फिर 86, 87 और 88। ये 4 अधिवेशन हम देखते हैं। सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था बंबई में हुआ था, और व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ये हो रहा है बंबई में। हम है भी पश्चिम में, पश्चिम से हम जाएंगे पूर्व। अगला जो अधिवेशन होगा वो कलकत्ता में होगा, कलकत्ता। और यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। इनसे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, जैसे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। इसके लिए भी मैं MCQ आगे आपके लिए लेकर आऊंगा। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में भी आपको अच्छी अच्छी चीजें वहां पे बताऊंगा। तो ये इन्होंने यहाँ पे अध्यक्षता की थी 1887। तो हम गए पहले पश्चिम फिर पूर्व, उल्टा जा रहे हैं। अब हम जाएंगे दक्षिण। दक्षिण मतलब मद्रास अधिवेशन। और यहाँ पे जो अध्यक्ष बनते हैं वो है आपके बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखो कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक। तो मद्रास अधिवेशन में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहलाते हैं। तो हम पश्चिम से पूर्व गए, अब दक्षिण से जाएंगे उत्तर। तो हम उल्टा चल रहे हैं। उत्तर मतलब इलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज भी हम कहते हैं। तो इलाहाबाद, यहाँ पे जो अध्यक्ष बनते हैं वो जॉर्ज यूल या यूले। ये अब क्या कहलाएंगे? पहले यूरोपीय अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, ठीक। तो शुरू के 4 अधिवेशन आपको जानना है। पहले अधिवेशन में क्या क्या हुआ इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिएगा कि क्या क्या घटनाएं घटी थी, किस किस मांगों पर चर्चा की गई थी। पहले अधिवेशन में 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, उसको भी आप देख लीजिएगा मोटा मोटा कि क्या उद्देश्य थे कांग्रेस के इस अधिवेशन के। तो ये ध्यान देना आपको। तो ये शुरू के 4 अधिवेशन, इनको आप क्रम से याद रखिएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? यहां पे पूछा है आपको प्रथम महासचिव, अध्यक्ष नहीं पूछा है। तो ध्यान देना है, अगर आपको पूछे पहले महासचिव तो वो है आपके AOU। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 1885
जब कांग्रेस की स्थापना हुई वहां से लेकर 1906 तक ये कांग्रेस के महासचिव थे। तो यहाँ पे अध्यक्ष की बात नहीं कर रही है बल्कि महासचिव की बात कर रही है। प्रथम अध्यक्ष तो हम जानते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया महासचिव। अच्छा प्रश्न है। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के पहले महासचिव है और ये इस पद पर 1906 तक थे। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा यूरोपीय कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? ठीक, तो हम क्या पढ़े थे अभी? पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे, पहले यूरोपीय अध्यक्ष हम देखते हैं जॉर्ज जूल या जॉर्ज यूले। ठीक, तो ये अध्यक्ष थे, हमने देखा था कब ये अध्यक्षता की थी? जो इलाहाबाद में अधिवेशन होता, तीसरा अधिवेशन 1887 में अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर क्या है, और इसके बाद ठीक 1888 में जो अधिवेशन हुआ, बंबई अधिवेशन, जो पांचवा अधिवेशन है, तो फिर से वही क्रम आपका देखने मिलता है। बंबई, फिर उसके बाद कलकत्ता, तो ये सब हम लोग देखते हैं। कलकत्ता से फिर हमने देखा इलाहाबाद, फिर मद्रास। तो वैसे ही विलियम वेडरबर्न पांचवें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये पांचवा अधिवेशन था, कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन। इसमें भी कई सारे अच्छे अच्छे फैक्ट हैं। पहली बार यहाँ पे महिलाएं शामिल हुई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया? तो वो था पांचवा अधिवेशन, जो विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ था। तो 1887 में जॉर्ज जूल अध्यक्ष थे, विलियम वेडरबर्न 1888 में। और विलियम वेडरबर्न आपके 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक, तो विलियम वेडरबर्न ने एक बार 1888 में अध्यक्षता की, दूसरी अध्यक्षता की है इन्होंने 1910 के अधिवेशन में। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, विलियम वेडरबर्न ने 2 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। ठीक, 1888 बंबई अधिवेशन, और ये आपका हमने देखा था इलाहाबाद हुआ करता था, इलाहाबाद अधिवेशन, और ये भी इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में भी इलाहाबाद अधिवेशन में विलियम वेडरबर्न ने अध्यक्षता किया था। और विलियम वेडरबर्न एक और इंपॉर्टेंट काम के लिए जाने जाते हैं। हमने पढ़ा है कांग्रेस के संस्थापक या जनक हम लोग बोलते हैं ए.ओ. ह्यूम को। ए ह्यूम का जीवनी या बायोग्राफी भी किसने लिखा है? तो विलियम वेडरबर्न ने लिखा है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हो। ठीक, तो पहले यूरोपीय अध्यक्ष है जॉर्ज यूलो, सबसे पहले 1887 में। दूसरे बोलेगा तो वेडरबर्न, और ये वेडरबर्न 2 बार बने थे। अब आप कंफ्यूज होंगे हेनरी कॉटन ए.ओ. ह्यूम में, तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है आपका। तो कौन कौन अब तक यूरोपीय अध्यक्ष, कांग्रेस में कौन कौन से यूरोपीय अध्यक्ष बने? तो हम देखते हैं जॉर्ज यूल सबसे पहले यूरोपीय अध्यक्ष, आपको बताया कि तीसरा अधिवेशन 1887 इलाहाबाद, यहाँ पे अध्यक्ष थे ये। विलियम वेडरबर्न, इन्होंने पांचवें अधिवेशन 1888 और उसके बाद 1910 की इलाहाबाद अधिवेशन, मतलब 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। फिर तीसरा आप याद रखिए हेनरी कॉटन, और एक और नाम है हेनरी कॉटन, भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले एक यूरोपीय हैं। और एक और नाम है अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब। इसके अलावा हम बात करें एनी बेसेंट भी तो आयरिश थी, आयरलैंड से थी, यूरोपीय थी। तो एनी बेसेंट भी एक यूरोपीय अध्यक्ष है, और जिसको हम क्या पढ़ते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हम पढ़ते हैं। ठीक, तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। तो हेनरी कॉटन ने 1904 में इसकी अध्यक्षता की थी, 1904 में हम लोग देखते हैं। और अल्फ्रेड वेब पहले थे आपके। अगर इनके मैं अधिवेशन को भी बताऊं तो अल्फ्रेड वेब ने 1894 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1894 में। और हेनरी कॉटन 1904, बंगाल विभाजन के ठीक 1 साल पहले। ठीक, 94। अल्फ्रेड वेब पहले आए थे, याद रखिएगा। ठीक, तो जॉर्ज यूले 1887 इलाहाबाद अधिवेशन, सबसे पहले यूरोपीय अध्यक्ष। फिर दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष होते हैं वेडरबर्न, जिन्होंने 2 बार अध्यक्षता की है, 1888 में, 1910 में। हेनरी फिर आते हैं अल्फ्रेड वेब 1894, और हेनरी कॉटन 1904। और एनी बेसेंट हम जानते हैं 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये बनती है 1917 में। तो ये थे जितने भी यूरोपीय अध्यक्ष हैं, उनको याद रखिएगा। तो आपको सीधे सीधे पूछ सकता है। तो ये यूरोपीय अध्यक्षों की बात करें तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी महिला कभी कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही? 2 चीजें तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो हम पढ़ते हैं एनी बेसेंट। ठीक, ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष थी, और ये बनती है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। फिर जब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम पढ़ते हैं सरोजिनी नायडू जी। ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं। ठीक, तो आप बोल सकते हो पहली
भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो इसके अलावा भी आजादी के पहले अगर बात करें तो 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और तीसरी है नेली सेन गुप्त। इन्होंने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और इन्होंने 1933 यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक, इसको भी आप याद रख सकते हो, 1933 में की। तो ये 3 महिलाएं हैं जिन्होंने आजादी के पहले, क्योंकि इतिहास में हम 1947 के पहले ही पढ़ते हैं, आजादी के बाद तो इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी 2 और महिला अध्यक्ष आपको मिलेंगे कांग्रेस में। तो ये 3 कांग्रेस के महिला अध्यक्ष रह चुके हैं। अधिवेशनों को भी आप याद रखिएगा। उषा मेहता ने, हम उषा मेहता को पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रेडियो का संचालन किया था, एक क्रांतिकारी नेता भी आप इनको मान सकते हो। ठीक, तो ये 3 कांग्रेस के महिला अध्यक्ष हुआ करते हैं, ये ध्यान देना है आपको। अच्छा प्रश्न है अगला, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में असत्य गलत कथन क्या है? पहला कथन दिया आपको, ऑप्शन ए दिया है, इसके प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। चलिए उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा लिखा है इसके प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और दूसरे विलियम वेडम थे। ये तो सही है, ये कथन आपका सही है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। ये 2 पॉइंट तो हमने अभी देख लिया पिछले प्रश्नों में। अब हमको डाउट हो रहा है ये ऑप्शन ए में आपका, इसके प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो याद करिए, हम पढ़ते हैं सबसे पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वो तो हिंदू है। लेकिन दूसरा अधिवेशन जब 1886 कलकत्ता में हुआ था, वहां अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी पारसी थे। तो प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष बोलेगा तो आंसर होगा हमारा दादा भाई नौरोजी, नौरोजी। और ये किस धर्म से थे? तो ये पारसी थे। तो हम प्रथम गैर हिंदू बोलेंगे दादा भाई नौरोजी को, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बोलेंगे तब लेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। तो ध्यान देना है, यही कथन आपका असत्य था। पहले गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं, जो पारसी धर्म से आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो हम जानते नहीं, एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय लिखा होता तब लेते। रहमतुल्ला सयानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी गलत है। हमने अभी देखा कौन है? तैयब जी। और रहमतुल्ला सयानी दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, वहां पे अध्यक्षता करते हैं। विलियम वेडम्बर्न प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये भी गलत है। हम देखते हैं कि जॉर्ज यूल थे, या यूले पढ़ते जिनको। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये सही है। आपको पीछे बताया था, सबसे पहले जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल, फिर आते हैं विलियम वेडनबर्न, फिर अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन और एनी बेसेंट। तो अल्फ्रेड वेब ने 1894 में अध्यक्षता की थी। तो केवल 4, ये चौथा कथन ही आपका सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। 1896 का अधिवेशन, तो जितने भी आजादी के पहले जो अधिवेशन हुए उसमें कुछ खास अधिवेशन है जिनको हमको थोड़ी डिटेल में जानना होता है, जिनके बारे में थोड़े डीप में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 1896। तो 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये कथन आपका गलत है। अध्यक्ष थे इसके 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे रहीमतुल्ला सयानी, जो पीछे आपको बताया था कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। पहले बदरुद्दीन तैयब जी थे, रहीमतुल्ला सयानी दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष जो 1896 में अध्यक्षता करते हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1896 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके अध्यक्ष को आपको सीधे सीधे पूछ सकता है। तो रहीमतुल्ला सयानी। क्यों ऐतिहासिक है यह अधिवेशन, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यही वो अधिवेशन था जहां पे पहली बार हम वंदे मातरम का गायन किए थे। तो कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये इसीलिए अधिवेशन आपको बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक और आर्थिक इतिहास पे अगर बात करें, हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था में भी हम पढ़ते हैं, भारत के बारे में जो पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की एक और बड़ी विशेषता है, एक उपलब्धि है, इन्होंने ही भारत के समक्ष सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत को रखा था। तो जब प्रश्न पूछता है धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, इसके बारे में भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं। दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किस, हालांकि ये जो सिद्धांत थे इन्होंने अपनी बोल सकते हो लंदन में दिया था सम्मेलन में, लेकिन इसे कांग्रेस के द्वारा कब स्वीकार किया गया, धन निष्कासन के सिद्धांत पर चर्चा कब की गई, स्वीकार कब किया गया, तो होता है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो ये भी कथन आपका सही है, लेकिन अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। तो दूसरा कथन आपका गलत है, बाकी सही है। 1, 3, 4।
तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। पहली बार यहाँ पे वंदे मातरम का गायन हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में धन निष्कासन, ड्रेन थ्योरी इसको बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन या धन बहिर्गमन का सिद्धांत यहाँ पे प्रस्तुत किया था। तो इतने पॉइंट इसके बारे में आपको जानने होते हैं, ठीक, तो याद रखिए। अगर हम बात करें वंदे मातरम की, वंदे मातरम, एक क्वेश्चन आपको बनता है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो हम जानते हैं बंकिम चंद्र, ये हम जानते हैं आपके बंकिम चंद्र इसके रचयिता हुआ करते थे। दूसरा, ये किस उपन्यास से लिया गया है, तो वह है आपका आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास है आनंद मठ, इसी उपन्यास से ये वंदे मातरम गीत लिया गया है। और भारत की आजादी में इस वंदे मातरम नारा का बहुत बड़ा योगदान था। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, उसके विरोध में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुए, उस समय सबसे ज्यादा ये नारा शक्तिशाली हो गया था वंदे मातरम का। यहाँ तक कि इस नारे के विरोध में अंग्रेजों ने बोल सकते हो कार्रवाई करना चालू कर दिया था। वंदे मातरम नारा पे अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था। तो एक ऐतिहासिक नारा है, हमारा राष्ट्रगीत से लिया गया वंदे मातरम। अब ये जो घटना है, जो उपन्यास आनंद मठ उपन्यास जो है आपका, इसी से वंदे मातरम गीत लिया गया है, ये किस घटना पर आधारित है, वो आपका है सन्यासी विद्रोह। तो क्वेश्चन आपको ऐसे बनते हैं कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया, तो आपका आनंद मठ। ये उपन्यास किस घटना पर आधारित है, तो एक इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था बंगाल में, सन्यासी विद्रोह, यहां से आधारित है आपका। तो इतना आपके वंदे मातरम के बारे में और जानना है। अगला, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न अध्यक्षों के कार्यकाल को क्रम से जमाइए। तो देखो, हम जानते हैं कि डब्ल्यू सी बनर्जी सबसे पहले अध्यक्ष, 1885 मुंबई अधिवेशन। फिर दूसरे हमने देखा था 1886 दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन। फिर इलाहाबाद में हुआ था 1887, और फिर सॉरी यहाँ पे याद रखिएगा 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी थे, और 88 इलाहाबाद जॉर्ज यूल थे। तो क्रम की बात करें तो दो डब्ल्यू सी बनर्जी सबसे पहले आएंगे, और सबसे आखिरी में आना चाहिए जॉर्ज यूल 4। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा, हाँ, दो दो के बाद आपके क्या आएंगे, हम देखते हैं कि पहले आएंगे दादा भाई नौरोजी, तो 2 1 3 4 ये आपका आंसर होगा। तो पहले ही हमने ये डिस्कस कर लिया था। तो शुरू के 5-6 अधिवेशन को हमको क्रम से जानना है, इनके अध्यक्षों को सीक्वेंस में आपको पूछ सकता है कूट वाले प्रश्न बना के। अगले प्रश्न पे आते हैं, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो महात्मा गांधी के बारे में जब हम पढ़ते थे, ये पढ़ते हैं कि अफ्रीका गए थे ये अब्दुल्ला कंपनी के केस से संबंधित। उसके बाद ये 1900 हम देखते हैं कि 15 में भारत वापस आते हैं, 9 जनवरी 1915, जिसको हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1915 में भारत आने के बाद ये 1916 से भारत का भ्रमण करते हैं और यहाँ की राजनीति में शामिल हो जाते हैं। लेकिन उससे भी पहले, भारत आने से भी पहले, कांग्रेस के एक अधिवेशन में गांधी जी उपस्थित हुए थे, शामिल हुए थे। वो कौन सा अधिवेशन था, वो था 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, कांग्रेस में उपस्थित हुए थे, तो वो था 1901 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे दिनसा वाचा। तो ये भी याद रखिएगा। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले के अतिथि के रूप में यहाँ पे शामिल हुए थे, याद रखिएगा। दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष हुआ करते थे इस अधिवेशन के। अच्छा प्रश्न है। अगला, ये 3 बहुत ही प्रसिद्ध अधिवेशन है, 1905, 1907, 1916। कई बार सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको आया हुआ है अब तक, यही से आता है, 1907 अधिवेशन, 1916 अधिवेशन सबसे ज्यादा। तो 1905 में बंगाल विभाजन की घटना घटती है। बंग भंग या बंगाल विभाजन कर दिया गया, किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा। और इसी के बाद से एक नया विरोध भारत में स्टार्ट होता है, नई जागरूकता आती है। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ही देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना में भी हमको एक वृद्धि देखने मिलती है। गरम दल का उदय होता है यहीं पर बंगाल विभाजन के विरोध में। तो बहुत सारे परिवर्तन हमको भारतीय इतिहास में यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो इस समय बंगाल विभाजन का जो समय, जो अधिवेशन हुआ था, वो बंगाल विभाजन ब से बनारस, याद रखिएगा। और यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो अगर बात करें 1905, तो बी, एक का आ गया बी, याद रखेगा। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में कर्जन के द्वारा। 1905 के अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बंगाल विभाजन का क्या किया गया, विरोध किया गया। और बंगाल विभाजन के विरोध को लेकर के ही आगे चल के कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है। नरम दल, गरम दल जिसको बोलते हैं हम लोग, उग्रवादी, उदारवादी जिसको बोलते हैं,
यहीं पे वो विरोध सामने आ गए थे, यहीं से वो दो मतभेद देखने हमको मिलता है कांग्रेस के दो भागों के बीच। तो ये आप याद रखिएगा। फिर जब, तो यहाँ पे बंगाल विभाजन की निंदा की गई थी। फिर 1906 में जो अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन हुआ था आपके कलकत्ता में। अब बंगाल विभाजन को लेकर के देखो हुआ क्या था। बंगाल विभाजन में नरम दल के लोग जो थे, हम जानते हैं कि वो ज्यादा उग्र नहीं थे, अंग्रेजों के प्रति थोड़ा सा सहानुभूति रखते थे, थोड़ा सरकार का वो खुलकर विद्रोह नहीं करते थे। तो बंगाल विभाजन के विरोध में नरम दल के लोग क्या चाहते थे कि स्वदेशी बहिष्कार जो आंदोलन होगा उसको वो केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। नरम दल के लोग चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन को केवल हम लोग बंगाल तक सीमित रखें क्योंकि मामला बंगाल का है। जबकि गरम दल के लोग क्या चाहते थे कि एक अच्छा मौका है, पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में एक अच्छा माहौल बन सकता है, अंग्रेजों के खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को हमको पूरे भारत में इसको फैलाना चाहिए। दूसरा, इसके स्वरूप को लेकर के, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर भी मतभेद था। नरम दल के नेता चाहते थे कि हम केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, लेकिन गरम दल के नेता चाहते थे कि केवल विदेशी वस्तुओं का नहीं, बल्कि विदेशी शिक्षा का, उनके स्कूल का, उनके कॉलेज का, उनकी न्यायपालिका का, सरकारी नौकरियों का, हर एक विदेशी चीजों का बहिष्कार होना चाहिए, संपूर्ण बहिष्कार। तो इस बातों को लेकर के कांग्रेस में नेताओं में मतभेद हो गया और दो भाग हम देखते हैं कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, नरम दल गरम दल। कब टूटेगा? 1907 में, सूरत में। तो 1906 में 5 में ही ये मतभेद या झगड़ा चालू हो गया था। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी को, एक सीनियर नेता को अध्यक्ष बना के इस झगड़े को शांत करने की, समझौते करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे और इसी अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वराज पर चर्चा किया गया, ठीक, कि हमको स्वराज चाहिए। ठीक, तो सीधे सीधे पूछता है स्वराज का प्रस्ताव। स्वराज याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज नहीं, केवल स्वराज। पूर्ण स्वराज हम आगे देखेंगे। तो स्वराज के बारे में चर्चा की गई थी नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में, ये आपको जानना है। तो यहाँ पे कैसे भी करके इस मतभेद को टाल लिया गया था। अब आगे चल के हम देखते हैं कि अगला अधिवेशन 1907 में जो हुआ था सूरत में। गरम दल के लोग चाहते थे कि कोई गरम दल का नेता जैसे कि तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन नरम दल के लोग इस चीज का विरोध करते हैं और उन्होंने, बोल सकते हो, अध्यक्ष बना दिया किसको? रास बिहारी बोस को। सॉरी, रास बिहारी घोष, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस क्रांतिकारी हैं, घोष आपको याद रखना है। तो नरम दल के लोग और गरम दल के लोग मतभेद काफी बढ़ चुके थे। 1907 में गरम दल के लोग अधिवेशन को कराना चाहते थे महाराष्ट्र में, नागपुर में, जहां पे तिलक जैसे गरम दल के नेताओं का प्रभाव था। लेकिन नरम दल के लोग इसको करा देते हैं सूरत में और अध्यक्ष बना देते हैं नरम दल के नेता रास बिहारी घोष को। तो ये इससे मतभेद और ज्यादा बढ़ गया और यहीं पे हो गया कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन, ठीक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूरत की फूट बोलते हैं। कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया, नरम दल और गरम दल। ठीक, तो ये ऐतिहासिक अधिवेशन है। और फिर 1916 में जाकर के 1916 का जो अधिवेशन होता, ये कहा हुआ था लखनऊ में। यहां पे नरम दल गरम दल का हो जाता है विलय। फिर से वो एकजुट हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये एकजुट हो गए थे। तो 5 मतलब बनारस, बंगाल विभाजन गोखले के समय हुआ था, तो 1 कभी। 1907 मतलब सूरत, सूरत में हमने देखा कौन अध्यक्ष थे, तो रास बिहारी घोष, तो 2 का सी हो जाएगा और 3rd का आपका ए हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो 1905 अधिवेशन, 6 अधिवेशन, 7 अधिवेशन, 16 अधिवेशन, ये आपके कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्ण दमन में इसकी सहायता करूं। यह कथन किसका है? तो कांग्रेस के संबंध में कई सारे यूरोपियों के विचार आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि डफरिन, कर्जन, ये 2 ऐसे यूरोपीय जिनके कथन को आपको पूछ सकता है। तो हम जानते हैं कि डफरिन के कार्यकाल में ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक, कांग्रेस की स्थापना डफरिन के कार्यकाल में हुई थी 1885 में। सीधे सीधे प्रश्न पूछता है आपको। और डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था। जब दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तो वहां पे डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को क्या दिया था? डिनर पार्टी दी थी। याद रखिएगा, दूसरे अधिवेशन में डफरिन ने सबको स्वागत में पार्टी भी दिया था। और आगे चल के जब देखते हैं कि कांग्रेस की पहुंच थोड़ी बढ़ती जाती है, कांग्रेस थोड़ा शक्तिशाली नजर आता है, तो अंग्रेजों की जो बोल सकते हो नजरिया था कांग्रेस के प्रति, वो बदल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, डफरिन
डफरिन ने क्या कहा था? डफरिन ने कहा था कांग्रेस को सूक्ष्म सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधि या अल्पमत, डफरिन ने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी किया था, सूक्ष्म जनसंख्या या अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था। और ये कथन जो कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मैं इसके दमन में इसकी सहायता करूंगा, ये कथन आपका कर्जन का है। तो ये ध्यान दीजिएगा, दो यूरोपियों के कांग्रेस के संबंध में विचार आपको सीधे सीधे पूछ सकता है। ऐसे बहुत सारी टिप्पणियां आपको मिल जाएंगी। अगला, सेफ्टी वॉल्व या सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के बारे में एक प्रश्न है आपका। तो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित एक सिद्धांत है सेफ्टी वॉल्व, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत जिसको बोलते हैं। तो ये विचार किसने दिया था? तो गरम दल के जो नेता थे, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे जो नेता हुआ करते थे, ये कांग्रेस की स्थापना के खिलाफ में थे। ये कांग्रेस के कार्यकलाप जो हुआ करते थे, उनके जो काम करने के तरीके थे, उनके विरोधी थे। हम देखते हैं कई बार ऐसा लगता भी है कि कांग्रेस को अंग्रेजों ने जानबूझकर बनाया था। अब ये भी विवाद है इस चीज को लेकर के। तो गरम दल के जो नेता हुआ करते थे, इन्होंने कांग्रेस के बारे में कई सारी टिप्पणियां की है। ठीक, वैसे ही सबसे पहले इसके जो प्रखर विरोधी थे वो थे लाला लाजपत राय। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई है। ठीक, तो लाला लाजपत राय ने सिद्धांत दिया था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि भारतीय लोगों का जो विद्रोह है, अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा है, इसको आसानी से दमन करने के लिए अंग्रेजों ने एक कांग्रेस नाम का संगठन बना दिया। ठीक, तो आपको पूरे भारतीयों के आक्रोश या क्रोध का, गुस्से का सामना करने का जरूरत थी है। आप एक संगठन के माध्यम से उनकी मांगों को दबा दीजिए। तो गरम दल के नेताओं का मानना था कि कांग्रेस एक सुरक्षा वाल्व की तरह काम कर रही थी, जो भारतीयों के गुस्से, आक्रोश, असंतोष को दबा सके, जहां से वो गुस्सा निकल सके। तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने यह सिद्धांत दिया था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को क्या कहा था? डफरिन के दिमाग की उपज, ब्रेन चाइल्ड डफरिन का। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की आलोचना में कहा था कि यह डफरिन जो उस समय गवर्नर था, कि दिमाग की उपज है। तो ये याद रखिएगा, सेफ्टी वाला सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है, गरम दल के लोगों ने दिया था। गरम दल ने आंदोलन के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो नरम दल के लोगों के, हम लोग देखो, नरम दल जो हुआ करते थे, उदारवादी भी जिनको कहा जाता है, वो अंग्रेजों के प्रति थोड़ी श्रद्धा रखते थे, उनपे, अंग्रेजों पे उनको विश्वास था। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन वगैरह, मांगों को रखने पे ज्यादा विश्वास करते थे। उनकी नीति को हम लोग बोलते हैं प्रार्थना याचना की नीति। संवैधानिक तरीके से वो मांगे रखते थे। लेकिन जो गरम दल के लोग थे, जो उग्रवादी लोग थे, ये आपका बहिष्कार जैसे कार्यक्रम या सीधे सीधे प्रत्यक्ष संघर्ष पे विश्वास करने वाले लोग हुआ करते थे। बाकी ये जो नीतियां हैं, ये किसकी नीति है? आपकी नरम दल की नीति। नरम दल की नीति को हम लोग बोलते हैं याचना, मतलब मांगना। ठीक, अनुनय विनय की नीति, अनुनय विनय की नीति, याचना की नीति। ठीक, संवैधानिक तरीकों से मांगे रखना, ये सब इनके तरीके हुआ करते थे। इनको ब्रिटिश सरकार के ऊपर विश्वास था, जबकि गरम दल के लोग थोड़े उग्र विचारधारा के थे, इनको ब्रिटिश सरकार पे कोई इनको भरोसा नहीं था। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो अभी हमने देखा 1905 बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ही भारत में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी मतलब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, भारतीय चीजों को उपयोग करना, उनको बढ़ावा देना। और बहिष्कार मतलब विदेशी विदेशी वस्तुओं का, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना। तो ये जो स्वदेशी प्रस्ताव जो लाया गया था, वो कब लाया गया था आपका? तो ये लाया गया था, हम लोग देखते हैं 1905 में, बंगाल विभाजन के बाद ही। ठीक, लेकिन जब आपको पूछेगा स्वराज, तो स्वराज की मांग जो हम लोग किए थे वो इसी में लाए थे 1906 में। तो पीछे हमने आपको डिस्कस किया हुआ है। तो स्वदेशी का प्रस्ताव हमने बंगाल विभाजन के विरोध में ही लाया था कि भारत में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलाए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। लेकिन जब स्वराज की बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन, और इसी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को लेकर के ही आपको बताया था गरम दल नरम दल का विवाद हो गया था। 1907 का अधिवेशन, सूरत अधिवेशन के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो 1907 का सूरत अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, कारण कि यहाँ कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल गरम दल में। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ही दोनों में मतभेद हो जाते हैं, दो भागों में बढ़ जाता है कांग्रेस। तो इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इसलिए इसको सूरत की फुट भी बोलते हैं। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी, ये भी सही है। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था, ये गलत है। आपको बताया ना, स्वराज शब्द ये कब आएगा? 1906 के अधिवेशन में।
दादाभाई नौरोजी वाले अधिवेशन में स्वराज शब्द के बारे में चर्चा की गई थी, स्वराज का प्रस्ताव लाया गया था कि स्वराज हमारा लक्ष्य है। गरम दल इस अधिवेशन को कलकत्ता में आयोजित करना चाहते थे, यह भी कथन गलत है आपका। गरम दल इसको कहां करना चाहते थे, इसको नागपुर में करना चाहते थे। तो पीछे मैंने आपको ये कहानी बताई हुई है कि कैसे कैसे घटनाएं थी। गरम दल के लोग चाहते थे कि ये महाराष्ट्र के नागपुर में हो, जहां पे तिलक जैसे गरम दल के नेताओं का प्रभाव क्षेत्र है। इसीलिए नरम दल के लोग इसको ने वहां पे नहीं किया और सूरत में करवा दिया, और यही विवाद का तत्कालिक कारण भी बन जाता है। तो 1 और 2 ये हमारे कथन जो है सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1911 का अधिवेशन, 1911 का भी एक अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ये पहली बार यहाँ पे गाया गया था, इसलिए ऐतिहासिक रूप से महत्व रखता है यह अधिवेशन जो है। यह भी अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। वंदे मातरम भी कलकत्ता में हुआ था पहली बार 1896, और जनगणमन भी हमने पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया था। इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी, यह गलत है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बिशन नारायण, VN धर बोल सकते हो आप इनको, BN धर या बिशन नारायण धर इसको बोल सकते हो। पहली बार जनगणमन गाया, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बंगाल विभाजन का विरोध किया, यह गलत है। बंगाल विभाजन का विरोध हम कब करेंगे, 1905 में करेंगे। तो यहाँ पे पहला और तीसरा जो कथन है वो सही है। तो जनगण मन, जैसे हमने वंदे मातरम के बारे में चर्चा किया जो हमारा राष्ट्रगीत है, और जनगण हम जुमन जो हमारा राष्ट्रगान है, इसके रचयिता कौन है, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ये इसके रचयिता है। अब जैसे कि हमने देखा था कि जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र जी की उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, ठीक, और सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। तो वैसे ही जनगण मन से एक जुड़ा एक प्रश्न आपको बन सकता है कि जनगण मन हम लोग गाए तो पहली बार 1911 में, पहली बार गाए कब, 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन इसको प्रकाशित कब किया गया, इसका प्रकाशन कब हुआ और कहां हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1912 में। किसमें, तो तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी पत्रिका में। तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि तत्वबोधिनी पत्रिका या तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है। ठीक, इसी पत्रिका में पहली बार इसका प्रकाशन हुआ था, यह भी एक अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन से कथन सही है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में एक ऐतिहासिक अधिवेशन है। अगर हम पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन से संबंधित 2 अधिवेशन हम पढ़ते हैं। एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कलकत्ता में, जहां पे, तो आप याद रखिएगा 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। एक विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जहां पे अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय अध्यक्ष हुआ करते थे यहाँ पे। और जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपके नागपुर में, और विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य यहाँ पे अध्यक्ष थे, और यहीं पे हमने असहयोग आंदोलन की पुष्टि की थी। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित 2 अधिवेशन है। एक विशेष अधिवेशन जहां पे प्रस्ताव रखा गया था आंदोलन का कि भारत में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, और उसकी पुष्टि हम करते हैं वार्षिक अधिवेशन में नागपुर में। तो दोनों अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने एक निर्णय लिया था कि जो प्रांतीय समितियां बनाई जाएगी कांग्रेस की, कांग्रेस का और विकेंद्रीकरण करने की कोशिश की गई, छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी, वो आपके भाषाई आधार पर की जाएगी। ठीक, एक बहुत बड़ी घटना है, एक अच्छा फैक्ट है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रांतीय समितियों का गठन भाषाई आधार पर करने का निर्णय लिया, तो वो था 1920 का नागपुर अधिवेशन, वही असहयोग आंदोलन वाला। और आगे चल के हम देखते हैं जब भारत आजाद हो जाता है, तो जब नए नए राज्यों की मांग हो रही थी, हम संविधान में पढ़ते हैं, तो उस समय जो कांग्रेस के शीर्ष नेता थे या सरकार थी, उन्होंने क्या कहा था कि भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा पर, एसके धर आयोग हम लोग जो पढ़ते हैं 1948 में जो बनाई गई थी, तो कांग्रेस ने इस भाषा के आधार पर प्रांत की मांग को खारिज कर दिया था। तो ये आपके संविधान में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, एक तरफ कांग्रेस ने जब अपनी समिति बनाने का निर्णय लिया, तो वहां पे भाषा को इन्होंने रखा था कि भाषा के आधार पर प्रांतीय समितियां बनाई जाएंगी, बंबई प्रांत, ये सब अलग अलग जो प्रांत हुआ करते थे उसकी समिति कांग्रेस की। लेकिन जब राज्यों के गठन की बात हुई, तो कांग्रेस ने इसका या सरकार ने इसका विरोध किया था प्रारंभ में। ठीक, तो राज्यों के पुनर्गठन में हम पढ़ते हैं। तो दोनों कथन आपके सही है। तो उस समय कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया था, कांग्रेस की प्रांतीय इकाई बनाने के लिए, प्रांतीय समिति बनाने के लिए कि भाषा आधार पर बनेगी। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन की बात होती है, तो कांग्रेस ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को खारिज किया था। तो दोनों कथन सही है। एक इतिहास के लिए, एक संविधान के लिए दोनों आपके महत्वपूर्ण
ये फैक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन है। 1924 का अधिवेशन ये हुआ था आपके बेलगावी, या आज इसको बोलते हैं बेलगाम। कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे जो अध्यक्ष बनते थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक ही बार की है और वो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की? तो केवल एक बार। कब? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर्नाटक में हुआ था, बेलगांव में। ये भी सही है आपका। इसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी, ये गलत है आपका, गांधी जी ने किया था। कांग्रेस की रचनात्मक कार्य योजना को मजबूत किया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गांधी जी द्वारा कई सारे प्रयास किए गए थे, तो ये सब पॉइंट आपके सही होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला और दूसरा सही है। अध्यक्ष थे गांधी जी, तो याद रखिएगा। बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रम लाए गए थे गांधी जी की अध्यक्षता में। यहाँ पे स्वदेशी, चरखा, ये सब चीजों के बारे में प्रयास किया गया था। यही आपको लिखा है दूसरे कथन में। अगले पॉइंट पे आते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है भारत की आजादी की लड़ाई में बोले तो 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। और ये क्यों महत्वपूर्ण अधिवेशन है? तो ये इसलिए क्योंकि यहां पे हमने अपना लक्ष्य बना लिया पूर्ण स्वराज को। पूर्ण स्वराज मतलब सीधा सीधा बोल सकते हो आप आजादी, स्वाधीनता। 1906 में हमने देखा था कि कांग्रेस ने स्वराज पर चर्चा किया, स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। लेकिन 1929 के आते आते अब कांग्रेस के विचार बदल गए थे। कई सारी ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं हम लोग इतिहास में, धीरे धीरे करके फिर कांग्रेस ये मान लेती है कि अब हमको सीधा आजादी की मांग करनी चाहिए। 1929 के ही अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, जो रावी नदी के तट पर हुआ था पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, यहाँ पे अब पूर्ण स्वराज को ही कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। तो कब, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य निर्धारित किया? तो वो था 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसलिए ऐतिहासिक है आपका। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हम देखते हैं कि अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सही है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, सही है। इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग को त्याग दिया गया, बिल्कुल सही है। अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हमको आजादी चाहिए। कांग्रेस का लक्ष्य अब बदल गया था। ठीक। और इसी अधिवेशन में यह भी डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में तिरंगे लहराए जाएंगे और हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हो गया था, भले ही वो 26 नवंबर 1949 को, पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और उसको हम लागू करने के लिए दिन चुने थे 26 जनवरी का, क्योंकि वो इसी दिन से वो महत्व रखता है आपका। तो 26 जनवरी को हमने 1930 में स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इसके अलावा इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी चलाने का निर्णय लिया था। तभी तो हम देखते हैं कि 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ होता है। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और इसमें निर्णय लिया गया कि अब कांग्रेस का जो लक्ष्य होगा वो पूर्ण स्वराज होगा, और आने वाले समय में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा गांधी जी के नेतृत्व में। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 26 जनवरी को भारत में स्वाधीनता दिवस का हम आयोजन करेंगे। तो ये अधिवेशन एक ऐतिहासिक रूप से महत्व रखता है। 26 जनवरी का जो इंपॉर्टेंस है वो यहीं से आया था आपका, तो याद रखिएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि चारों कथन हमारे सही हैं, सभी सही हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? ये भी एक ऐतिहासिक अधिवेशन है आपका। 23 मार्च 1931 हमारे 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। आप जानते होंगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। और कई बार ऐसी आलोचना की जाती है कि जब 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे गांधी जी की आलोचना की जाती है कि वो चाहते तो इरविन से मांग रखकर इन क्रांतिकारियों को फांसी से बचा सकते थे। ठीक, अब इसके बारे में काफी सारे चर्चा है, काफी सारे बात है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। क्लास में हम ये सब चर्चा भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इतना ही जानिए कि गांधी जी की आलोचना की गई थी कि वो शहीदों को बचाए नहीं, क्रांतिकारियों को बचाए नहीं। तो 1931 की घटना है,
और 1931 देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, कराची अधिवेशन। तो यहीं पर जब गांधी जी अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे तो काले झंडे दिखाए गए थे गांधी जी को। मतलब सोच सकते हो कि क्रांतिकारियों की, बोल सकते हो उस समय पॉपुलैरिटी गांधी जी की तुलना में ज्यादा थी, क्रांतिकारियों का सम्मान ज्यादा था जनता का, वो गांधी जी को काला झंडा दिखा रहे थे, भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, गांधीवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। तो सोच सकते हैं कि कितना गुस्सा था जनता में कि क्रांतिकारियों को नहीं बचाने के लिए वो पूरी तरीके से गांधी को जिम्मेदार मानने लग गए थे। ठीक, तो कराची अधिवेशन के समय ही गांधी जी का विरोध हुआ था और गांधी जी ने बोला कि मैं किसी भी तरीके से हिंसा को सपोर्ट नहीं करता। गांधी जी के विचार थे सत्य अहिंसा। तो इसी सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने एक कथन दिया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद मतलब मेरे विचार नहीं मर सकते। तो ये कराची अधिवेशन से संबंधित है। तो कराची अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, उसको इस प्रश्न में समझेंगे। तो अभी हमने देखा 1931 अधिवेशन कहां हुआ है, कराची, कराची अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है, तो सरदार पटेल, अध्यक्ष हैं आपके सरदार पटेल। तो 1931 का कराची अधिवेशन सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। यहीं पर गांधी जी का विरोध हुआ था, यह भी हम जाने। तो इसमें क्या लिखा है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया था। तो 1931 का अधिवेशन एक तो महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ पे गांधी जी का विरोध किया गया था, दूसरा यहाँ पे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट संविधान के दृष्टिकोण से भी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वह 1931 का कराची अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल, ये जानना है आपको। लेकिन इस मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, इसका प्रारूप, मसौदा, ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये संविधान से भी संबंधित एक अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था। ठीक, तो दो तीन अधिवेशन बहुत ही काम के होते हैं शुरू शुरू के आपके। जैसे बात करें हम लोग 1937 का अधिवेशन, ठीक, 1938 का अधिवेशन, 1939 का अधिवेशन। तो देखो ये तीन को आप एक साथ याद रखिए, 1937, 1938, 1939। 1937 में जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था फैजपुर में। देखो यहाँ पे पुर शब्द आ रहा है। 38 में हुआ था हरिपुरा में, यह भी पुर आ गया। और 39 में त्रिपुरी, यहाँ पे भी पुर आ गया। ठीक, फैजपुर कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में आता है। हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात में आता है। और त्रिपुरी मतलब जबलपुर, मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम लोग कल्चुरी वंश पढ़ते हैं त्रिपुरी का, त्रिपुरी की शाखा, तो ये मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। तो तीनों आप याद रख सकते हो, सब में पूर्व शब्द आपको मिलेंगे। 37, 38, 39। ये जो 37 का अधिवेशन था फैजपुर, ये गांव में होने वाला, फैजपुर एक गांव है। ठीक, यहाँ पंडित नेहरू की अध्यक्षता में 1937 में अधिवेशन हुआ था, जो गांव में होने वाला, ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। ठीक, तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित प्रथम अधिवेशन है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और 38, 39 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये 1938 को लेकर के। तो 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में कुछ कथन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से सही है। तो 1938 और 39 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे दोनों बार अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक, एक महान हमारे क्रांतिकारी नेता। तो हम बात करते हैं 1938 के अधिवेशन के बारे में, तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, बिल्कुल सही है। देखो 1938, अभी आपको बताया था अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ आता है, तो गुजरात में आता है। तो यहाँ पे एक कथन में लिखा हुआ है त्रिपुरी में आयोजित किया गया था, ये गलत हो गया। हरिपुरा, त्रिपुरी 1939 पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, ये यहाँ पे अध्यक्ष बन जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ही एक बड़ा काम यहाँ पे किया गया था भारत की अर्थव्यवस्था की योजना को लेकर के, वो था राष्ट्रीय नियोजन समिति या योजना समिति। तो सीधे सीधे प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय योजना समिति, इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं जब योजना आयोग, नीति आयोग का इतिहास पढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय योजना समिति या राष्ट्रीय नियोजन समिति, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी। प्लानिंग कमेटी की स्थापना किसने की थी, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। कब, तो 1938 में, जब वो अध्यक्ष थे। लेकिन जब पूछेगा इस समिति के अध्यक्ष कौन थे,
तो वो थे आपके पंडित नेहरू। तो ये गलत है आपका, महात्मा गांधी की नहीं बल्कि पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस समिति की गठन की गई थी। तो देखो दो अच्छे प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब? तो 1938 में हरिपुर अधिवेशन में। ठीक, लेकिन इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ना कि महात्मा गांधी। तो पहला कथन सही है, दूसरा तीसरा गलत हो गया। चौथा कथन लिखा है इस अधिवेशन में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया, ये भी कथन आपका सही है। तो पहला और चौथा सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1938 का। अगला अधिवेशन 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 में अधिवेशन होता है त्रिपुरी में। अब इस अधिवेशन में एक शब्द आता है त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। त्रिपुरी संकट बोलते हैं। यहाँ पे फिर दो बड़े नेताओं के बीच हमको विवाद देखने मिलता है, झगड़ा देखने मिलता है। वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे महात्मा गांधी। तो त्रिपुरी अधिवेशन में होता क्या है, फिर से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस थोड़े क्रांतिकारी विचारधारा के थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जब ये पहली बार अध्यक्ष बने थे हरिपुरा अधिवेशन में, वहां पे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को सुझाव दिया था कि हमको राष्ट्रीय आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का भी समर्थन लेना चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए। इस बात को लेकर के गांधी जी थोड़े चिंतित हो गए। वो अहिंसा को मानने वाले थे और इसीलिए फिर आगे चल के इनकी दोनों के विचारधाराओं में बहुत ही अंतर था, जिसके चलते गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि 1939 में जब दोबारा चुनाव हुआ त्रिपुरी अधिवेशन के लिए अध्यक्ष पद का, तो सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए गांधी जी ने अपने तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा किया था जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। तो सुभाष चंद्र बोस ने किसको चुनाव हराया था? तो पट्टाभी सीतारमैया को, इनको चुनाव में हरा दिया। सुभाष चंद्र बोस की जीत हो गई, पट्टाभी सीतारमैया की हार गई। अब सीधी सी बात है, गांधी जी ने अपने तरफ से समर्थन दिया था पट्टाभी सीतारमैया को, वो हार गए। इसका मतलब जो जनमत था, लोगों का जो भावना था, जो समर्थन था, वो सुभाष चंद्र बोस के पास ज्यादा था। तो इस हार को, पट्टाभी सीतारमैया की हार को, सुभाष चंद्र बोस की जीत को गांधी जी ने अपनी हार मानी थी। तो एक ऐतिहासिक अधिवेशन है, ये याद रखिएगा। दो बड़े नेताओं के बीच एक संघर्ष हमको देखने मिलता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने आगे चल के फिर क्या किया, तो आगे देखते हैं कि जब ये मतभेद या विवाद आगे बढ़ जाता है, सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत सारे और नेताओं भी ने भी कोशिश की थी गांधी जी को कैसे भी करके मनाने की, पर वो नहीं मानते। तो इसलिए फिर सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि कांग्रेस में रहना भी है और गांधी जी से मतभेद होना, तो ये दोनों तो एक साथ संभव नहीं है। गांधी जी एक बड़े नेता थे, सम्मानी नेता थे, और सुभाष चंद्र बोस में भी बोल सकते हो इतना विवेक था, वो जानते थे कि कांग्रेस में ऐसे रहकर काम नहीं किया जा सकता। तो सुभाष चंद्र बोस इसीलिए कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं और कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक नई पार्टी बना ली थी उन्होंने खुद की, जिसको कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक। कई बार पूछा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? तो 1939 में, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में किसने काम किया था? तो जब 1939 में गांधी जी से मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया था, तो शेष कार्यकाल के लिए बोल सकते हैं अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको जानना है। यहां से अगले प्रश्न पे आते हैं। किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे हम देखते हैं, पीछे हमने डिस्कस भी किया था, 1933 में अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे एक महिला अध्यक्ष थी, नेली सेन गुप्त। पीछे हमने डिस्कस किया था एनी बेसेंट, सबसे पहली महिला अध्यक्ष 1917 कलकत्ता अधिवेशन। फिर सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और तीसरी महिला अध्यक्ष हम देखते हैं कांग्रेस में, नेली सेन गुप्ता 1933 में, तो यहाँ पे था। 1940 में अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था और यहाँ पे मौलाना आजाद जो थे वो अध्यक्ष बनाए गए थे। तो 1940 जब हम देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि दूसरा जो विश्व युद्ध था आपका, ये 1939 से प्रारंभ हुआ था और 1945 तक चला। तो इस समय हम देखते हैं कि जब विश्व युद्ध चल रहा था और फिर भारत चालू करता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस ने 1942 में आंदोलन प्रारंभ किया, भारत छोड़ो आंदोलन। हमारे सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो 1941 से 45, एक अच्छा फैक्ट याद रखिएगा, 1941 से 1945 तक
अगर हम देखें तो कितने साल की बात करें, 6 साल। 6 साल में कांग्रेस के कोई भी अधिवेशन वगैरह नहीं हुए। 1941 के बीच कांग्रेस के कोई अधिवेशन नहीं हुए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 43। और 46 में फिर अधिवेशन हुआ था। 46 में जो अधिवेशन हुआ था मेरठ में हुआ था। और मेरे को कमेंट करके आप बताएंगे कि 1946 में और भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास किसने लिखा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा है पट्टाभी सीतारामैया ने, जो पीछे हमने इनके बारे में चर्चा किया है। आखिरी प्रश्न पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन की विलय कब हुई? तो कांग्रेस के पूर्व, ये एक टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं, इसको आपको पढ़ना है। कांग्रेस से पहले की कौन कौन से संगठन थे? तो कई सारे संगठन हैं, इन सबको आप देखिएगा कि कांग्रेस कब बना, 1885 में। और कांग्रेस की स्थापना से कहीं पहले बहुत सारे ऐसे संस्थाएं या संगठन बनाए गए थे जिनका काम था भारतीयों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखना। जिसमें से एक प्रसिद्ध संगठन है आपका इंडियन एसोसिएशन। इसको किसने बनाया था? सुरेंद्र बनर्जी ने। तो इंडियन एसोसिएशन ये कब बना? तो ये याद रखना है आपको, 1876 में बना था। किसने स्थापित किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऐसे ही बहुत सारे संगठन हैं, कम से कम 4-5, जैसे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास एसोसिएशन एक संगठन आपका बनता है, लैंड होल्डर सोसाइटी एक बनता है आपका। ये सब कब कब बने और किसने बनाया, ये आपको इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत काम के हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और ठीक 10 साल बाद 1886 में हम देखते हैं कि कांग्रेस बना 1885 में। 10 साल बाद 1886 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहां पे इंडियन एसोसिएशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस में विलय कर दिया। ठीक, तो ये थे हमारे कांग्रेस के कुछ प्रश्न। ऐसे ही आने वाले समय पे अन्य टॉपिक के लिए भी आपके लिए एमसीक्यू मैं लेकर उपस्थित रहूंगा। तो कैसा लगा? अगर आपको कुछ जानकारी मिली, कुछ नया चीज सीखने को मिला, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।